नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। हाथरस कांड को लेकर जहां पूरे देश में उबाल है, दरिंदगी की शिकार बेटी के शव का जबरन अंतिम संस्कार करने को लेकर जिला प्रशासन बैकफुट पर है, तो वहीं विपक्ष यूपी सरकार पर जमकर निशाना साध रहा है। कांग्रेस और सपा के हजारों कार्यकर्ता हाथरस में जाकर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सवाल यह उठता है कि जिस तरह से इस गंभीर मामले पर सियासी रोटियां सेकी जा रही हैं, क्या वो सही है? आज इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ तमाम गेस्ट मौजूद होंगे। उससे पहले ये पूरा मामला मैं आपको बता दूं, दरअसल हाथरस में इस वक्त पूरी तरह से हजारों की संख्या में तमाम विपक्षी दल के जो कार्यकर्ता हैं वो मौजूद हैं। सैकड़ों की संख्या में यहां पर पुलिस बल मौजूद है। सियासत जो है वो लगातार होती हुई इस पूरे मामले में नजर आ रही है। 14 सितंबर को हाथरस की बेटी के साथ गैंगरेप हुआ, उसके बाद उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई, उसकी जुबान काट दी गई, उसके बाद अस्पताल में उसे आनन फानन में भर्ती कराया गया। लेकिन जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई थी, तो उसके बाद अलीगढ़ जैन मेडिकल कॉलेज में उसे भर्ती कराया गया, वहां भी उसकी हालत स्थिर रही। लेकिन 8 दिन बाद एफआईआर दर्ज हुई। जब उसकी हालत रिकवर नहीं हो पाई तो दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में पीड़िता को लाया गया, लेकिन वहां पर उसने दम तोड़ दिया। उसके बाद ये पूरा मामला जो है वो प्रकाश में आया। इसके बाद सड़कों से लेकर सोशल मीडिया तक, सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक, आम आदमी से लेकर राजनेता तक, राजनेता से लेकर अभिनेता तक, हर किसी के दिल में गुस्सा है, हर किसी के मन में उबाल है कि आखिर देश की बेटियां कब सुरक्षित होंगी। 2012 में निर्भया कांड हुआ दिल्ली में, उसके बाद 7 साल बाद इंसाफ मिला निर्भया को। तब ये लगा देश की बेटियों को कि अब आगे इस तरह के जघन्य अपराध सामने नहीं आएंगे, लेकिन शायद अभी भी कुछ दरिंदे ऐसे हैं जिनमें जरा भी खौफ नहीं है, और इसी वजह से ये मामले जो है तेजी के साथ बढ़ते जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में बीते कई दिनों से जो बलात्कार के मामले हैं सामने आ रहे हैं, बेटियों के साथ जो यौन शोषण होता है, बेटियों की हत्या हो जाती है, वो मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे में अब यूपी सरकार पर लगातार सवालिया निशान विपक्ष खड़ा करता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन जिस तरह से वहां पर कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं सैकड़ों की संख्या में, उसे देखकर यह अंदाजा लगा पाना मुश्किल हो रहा है कि वाकई ये बेटी के लिए इंसाफ मांग रहे हैं या फिर सिर्फ और सिर्फ सियासी रोटियां सेकने की कोशिश हो रही है। और अगर सियासी रोटियां सेकने की कोशिश हो रही है तो ये बिल्कुल गलत है और लगातार इसके खिलाफ आवाज उठाती रहेगी। प्राइम न्यूज मुहिम चला रहा है कि बेटी को इंसाफ दिलाना है। सिर्फ और सिर्फ प्राइम न्यूज ये चाहता है कि बेटी को इंसाफ मिले, सिर्फ और सिर्फ बेटी को इंसाफ मिलना चाहिए। राजनीति इस मामले में बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। प्राइम न्यूज पिछले एक सप्ताह से लगातार आवाज उठा रहा है और लगातार ये कहता हुआ नजर आ रहा है कि हम बेटी के लिए आवाज उठाते रहेंगे, और जब तक बेटी को इंसाफ नहीं मिलेगा प्राइम न्यूज आवाज उठाता रहेगा, क्योंकि प्राइम न्यूज ने मुहिम चलाई है। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, आज की तस्वीरें जहां पर विपक्षी दल पहुंचे हुए थे, तमाम संख्या में सपा कार्यकर्ता पहुंचे हुए थे। तो लगातार इस पूरे मामले में बवाल बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 6 तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, कैंप 1, कैंप 2, कैंप 3, कैंप 4, कैंप 5, कैंप 6, और ये 6 तस्वीरें हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त गुड़िया के गांव में किस तरह का माहौल है। कैंप 1 की तस्वीरें आप देखेंगे तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहां पर सैकड़ों की संख्या में जो कार्यकर्ता पहुंचे हुए थे उनसे पुलिस की नोकझोंक हुई है और पुलिस ने जमकर लाठियां भांजी हैं। दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं कि लगातार नारेबाजी हो रही है, हल्की झड़प यहां पर भी देखने के लिए मिली। तीसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं कि नारेबाजी, सरकार के खिलाफ नारेबाजी, यहां पर इंसाफ की बात की जा रही है। चौथी तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि महिलाएं भी सैकड़ों की संख्या में पहुंची हुई हैं, तमाम जो एनजीओ के लोग हैं वो भी पहुंचे हुए हैं, तमाम विपक्षी दल पहुंचे हुए हैं। 5वीं तस्वीर में हजारों की संख्या में कार्यकर्ता विपक्षी दलों के मौजूद। 6ठी तस्वीर में सैकड़ों की संख्या में पुलिस बल मौजूद है। तो आज की 6 तस्वीरें जो अपने आप में सवाल कर रही है कि बेटी को इंसाफ दिलाना है, हर कोई आवाज उठा रहा है, देश का जो आम नागरिक है वो भी आवाज उठा रहा है, राजनेता आवाज उठा रहा है, अभिनेता आवाज उठा रहा है, तो फिर सियासत क्यों हो रही है? सियासत करने की कोशिश क्यों हो रही है? आप आवाज उठाइए आप बेटी के, लेकिन शांतिपूर्वक तरीके से उठाइए। इस तरह से जबरन पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़े, पुलिस के साथ नोकझोंक क्यों कर रहे हैं आप? ऐसे तमाम सवाल हैं जिसके जवाब जानना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। आपसे कुछ ही देर में मेरे साथ तमाम मेहमान भी जुड़ेंगे, उनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले लगातार हम ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आज की तस्वीरें हैं, अब सिलसिलेवार तरीके से बता देती हूँ कि इसमें विपक्ष किस तरह से आवाज उठा रहा है।
तमाम जो विपक्षी दल हैं वो ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि सरकार की तरफ से इस पूरे मामले में मनमानी हो रही है, सरकार ठीक तरीके से इंसाफ बेटी को नहीं दिला पा रही है। एसआईटी का गठन हुआ, एसआईटी की रिपोर्ट के आधार पर पीड़ित पक्ष से लेकर जो वहां पर पुलिसकर्मी मौके पर मौजूद थे उनका नार्को टेस्ट की बात की गई। इसके बाद कल राहुल गांधी, प्रियंका गांधी दिल्ली से निकले थे, खुद जो राहुल गांधी की बहन है प्रियंका गांधी वो गाड़ी चढ़ाकर लेकर गई, लेकिन डीएनडी पर भारी पुलिस फोर्स तैनात कर दिया गया, रोकने की कोशिश हुई, लेकिन उसके बाद परमिशन मिली। परमिशन मिलने के बाद प्रियंका गांधी, राहुल गांधी हाथरस में बेटी के परिवार से मिलने के लिए पहुंचे, पीड़ित परिवार को गले लगाया, हर संभव मदद की बात कही है। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या वाकई बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए वहां पर विपक्षी दल पहुंच रहे हैं या फिर सियासी रोटियां सेक रहे हैं, क्योंकि सत्ता पक्ष की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि सियासी रोटियां सेकी जा रही हैं। हालांकि हमारा मकसद यही है कि सिर्फ और सिर्फ बेटी को इंसाफ मिले, इसमें राजनीति किसी तरह से नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो सिर्फ हाथरस की बेटी नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ इस देश की बेटी है और देश की बेटी के लिए लगातार हम आवाज उठा रहे हैं। इस पूरे मामले में तमाम पहलू निकलकर सामने आए हैं। एसआईटी गठन से लेकर सीबीआई जांच तक योगी सरकार कह चुके हैं कि अब इस पूरे मामले में सीबीआई जांच होनी चाहिए। नार्को टेस्ट की बात हुई है। अखिलेश यादव लगातार ट्वीट करके सरकार पर हमलावर हैं, ये कहते हुए नजर आए कि जैसे ही विदेश से लौटेंगे वो सीधे हाथरस की बेटी के पास, बेटी के परिवार के साथ पहुंचेंगे। लेकिन विदेश से लौटे हैं और सीधे हाथरस की जो परिवार है पीड़ित उसके पास नहीं पहुंच सकते हैं, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है, ऐसे में क्वारंटाइन की प्रक्रिया उन्हें पूरी करनी होगी। मायावती लगातार ट्विटर के माध्यम से घेरती हुई नजर आ रही है सरकार को, लेकिन मायावती सड़कों तक नहीं पहुंची हैं, ना ही कोई कार्यकर्ता सड़कों तक पहुंचा है। हालांकि भीम आर्मी जो है वो हर क्षेत्र में लगातार प्रदर्शन करती हुई नजर आई है और ये आवाज जो है यूपी से लेकर दिल्ली तक, दिल्ली से लेकर उत्तराखंड तक, उत्तराखंड से लेकर बिहार तक पहुंची हुई है और जो तमाम ऐसे देश के कोने कोने हैं वहां से भी आवाज लगातार उठती हुई नजर आई है। तो इस पूरी चर्चा में तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़ने वाले हैं। उमा शंकर पांडे प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, वो मेरे साथ जुड़ गए हैं। अश्विनी शाही प्रवक्ता हैं बीजेपी के, कुंवर अयूब अली नेता आरएलडी के हैं और डॉक्टर रोली तिवारी मिश्रा सपा प्रवक्ता हैं। ये सभी आज मेरे साथ जुड़े हैं। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस पूरे मामले में क्या वाकई सियासत हो रही है। सबसे पहले मैं अश्विनी शाही जी से ये क्वेश्चन लेना चाहूंगी, क्योंकि वो बीजेपी के प्रवक्ता हैं और इस वक्त बीजेपी की सरकार है। अश्विनी शाही जी, सीबीआई की जांच अब होगी इस पूरे मामले में, सरकार कितनी परपर है इंसाफ दिलाने के लिए बेटी को? देखिए काजोल जी, मैं कहना चाहूँ सरकार पूरी तरीके से तन मन धन लगाकर पीड़िता के परिवार के साथ है और सिर्फ सरकार साथ है। बाकी जितने भी हमारे विपक्षी दल साथी हैं ये कोई पॉलिटिकल टूरिज्म पर जा रहे हैं, लोग धारा 144 लगी हुई है उसका पालन नहीं कर रहे हैं। पूरे लाव लश्कर के साथ वहां जाकर कौन सी संवेदना दिखाना चाहते हैं? वहां जाकर लोग पत्थर चला रहे हैं। सपा की गुंडई आज पूरे देश ने देखी, किस तरीके से पुलिस वाले घायल हुए, किस तरीके से वहां पर मीडिया के उस पर पत्थर चले, मीडिया के लोग भी घायल हुए हैं। तो आप देखिए ये कौन सी संवेदना है? जब सरकार ने एसआईटी की घोषणा कर दी, जांच चल रही है, सीबीआई जांच की घोषणा कर दी, पुलिसकर्मी जो दोषी समझे गए एसआईटी की पहली रिपोर्ट में उनको सस्पेंड कर दिया गया, पूरी जांच निष्पक्षता से चल रही है, एसीएस और डीजीपी वहां गए, पीड़ित परिवार से मिले। जब सरकार पूरी तरीके से पीड़ित परिवार के साथ में है, उसको न्याय दिलाने के काम के लिए लगी हुई है, तो ये पॉलिटिकल टूरिज्म करने की जरूरत क्या है? अगर संवेदना है तो अकेले जाइए, वहां पर देखिए, पीड़िता का सहयोग कीजिए उसके परिवार का, लेकिन नहीं, लोग जाएंगे, लाव लश्कर के साथ जाएंगे, वहां पर एक राजनीतिक जो है पर्यटन मनाया जा रहा है, हंसी ठिठोली मतलब निर्लज्जता की तक जा रहे हैं संवेदना व्यक्त करने, और गाड़ी में किस तरीके से हंसी हो रही है आपने पूरे देश ने देखा, पूरी दुनिया ने आप लोगों के माध्यम से देखा। लेकिन अगर संवेदना है तो संवेदना व्यक्त करिए। मैं कह रहा हूं आपकी मुहिम के साथ हो, उत्तर प्रदेश की सरकार आपकी मुहिम के साथ है, लेकिन
भाजपा, सपा, बसपा और बाकी ये छोटे मोटे कुकुरमुत्तों की तरह जितने कई दल हैं जो जातीय संघर्ष फैलाने के लिए, उन्माद फैलाने के लिए वहां जा रहे हैं, जिसमें आपने अभी अपने हेडलाइन में कहा कि सीपीआई और पीएफआई की उसमें संलिप्तता पाई गई है, जिसमें मुकदमा भी दर्ज हो रहा है। तो ये देखिए कि संवेदना कौन व्यक्त कर रहा है, कांग्रेस कर रही है, सपा कर रही है या सरकार कर रही है। काजोल जी। अश्विनी जी, लेकिन आप इतने सही तरीके से कैसे कह सकते हैं कि वाकई जो सियासी दल पहुंच रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ राजनीति करने के लिए पहुंच रहे हैं? काजोल जी, दिखाई दे रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं। ये आपके मीडिया चैनलों के माध्यम से मैं पूछना चाहता हूं, अगर आज एक आरएलडी या सपा क्या यानी अश्विनी जी, जब 2012 में दिल्ली में निर्भया गैंगरेप हुआ था तो आपके भी जो पार्टी है वो सिर्फ और सिर्फ अपनी सियासी दल को चमकाने की कोशिश कर रहे थे, राजनीति चमकाने की कोशिश कर रहे थे? आप मुझे पूरा कर लेने दिया जाए। बिल्कुल। मैं कह रहा हूं, कल जो है 5 लोगों को, सपा के 5 लोगों को, देखिए राहुल जी आए, उनको परमिशन मिली, वो आए, मिले और गए, लेकिन वो लाउड स्पीकर के साथ चले। 2012 की अश्विनी जी, मैं आपको सुनूंगी, क्या 2012 की मैं ऐसी तस्वीरें दिखाऊं जिसमें इतनी संख्या में वहां पर जो कार्यकर्ता बीजेपी के पहुंचे हुए थे? 2012 में दिल्ली को पूरा एकदम छावनी में तब्दील कर दिया था। एकदम दिखाइए, लेकिन उसमें एक चीज जोड़ लीजिए, क्या उस समय एपेडेमिक एक्ट लगा हुआ था? क्या धारा 144 लगी हुई थी? आप बताइए मुझे कि उस समय कोरोना काल था कि नहीं था, ये मुझे बताया जाए। आज कोरोना काल को देखते हुए कौन सा राजनीतिक दल है जो वहां कोरोना का 188 धारा का पालन कर रहा है? कौन कर रहा है, जरा बताइए मुझे। तो आप निर्भया कांड हुआ था, तो हमने विरोध किया था। आप ये कह रहे हैं कि कोरोना काल में ये भीड़ जमा हो रही है, ये सही नहीं है। उस वक्त कोरोना काल नहीं था, यहाँ कोरोना काल की बात नहीं हो रही है। अश्विनी जी, पहले सुन लीजिए, कोरोना काल की बात नहीं, यहाँ सिर्फ बेटी के इंसाफ की बात हो रही है। मैं सिर्फ इतना पूछना चाह रही हूँ कि लोकतांत्रिक देश है कि विपक्ष नहीं जाएगा। अगर आप ये कह रहे हैं कि 4 से 5 लोग पहुंचे तब कोरोना नहीं फैलेगा। मुद्दा उठाया काजोल जी, सुनिए, निर्भया कांड का मुद्दा उठाया, आपने कहा आपकी पार्टी भी गई थी, हमारी पार्टी गई थी, हम राजनीतिक विपक्षी दल थे, हम गए थे। और मैं बताना चाहूंगा, उस समय कोरोना काल नहीं था। आज विपक्षी दल को जाना चाहिए, 5 लोगों के उनके वहां पर अनुमति दी। देखिए, संवेदना व्यक्त करना, पूरा बारात लेके नहीं जाना है, लेकिन इससे पहले विपक्षी दल तो ये कह रहा था कि हम सिर्फ 5 या 4 की संख्या में जाने के लिए तैयार हैं, तब जाने क्यों नहीं दिया? तब क्या परेशानी के लिए आप 2 दिन एसआईटी जांच के चक्कर में पत्रकारों आपको जाने दिया गया था, पत्रकारों को भी रोका गया था। वही मैं कह रही हूँ कि मीडिया को भी क्यों नहीं जाने दिया था? यानी कि कुछ ना कुछ इसमें एसआईटी की जांच चल रही थी, जरूर है इस तरीके से नहीं। देखिए, आज जो है विपक्षी दलों की चूल्हे हिल चुकी है, इनका षड्यंत्र खुल चुका है, और उसके बाद आप इंसाफ की लड़ाई लड़ रही हैं और अगुवाई इनको आगे डालकर कर रही हैं। ये तो आप नाइंसाफी आप कर रही हैं काजोल जी। आपको इस चीज को ये कहना चाहिए, जो देखिए सरकार ने किसी को मना नहीं किया। अगर 5 लोगों को अश्विनी जी आपके पास वापस लौटूंगी। डॉक्टर रोली तिवारी मिश्रा जी भी लगातार मेरे साथ बनी हुई हैं। रोली तिवारी मिश्रा जी, बड़े गंभीर आरोप यहाँ लगा रहे हैं अश्विनी साई जी, कह रहे हैं कि आप सिर्फ और सिर्फ सियासी नाटक कर रहे हैं हाथरस पहुंचकर। मैं इस समय हाथरस में हूँ, अगर आप देख सकते हैं तो मैं इस समय उस गांव में हूँ। उस गांव की पृष्ठभूमि अगर आप मेरे आगे पीछे देख सके, वहाँ एक कोने में बैठ करके मैं आपको अपनी बात रख रही हूँ। माफ कीजिएगा, मुझे मेरी आवाज सुनाई पड़ रही है। रोली तिवारी जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? जी, मेरी आपकी आवाज पहुंच रही है, लेकिन मुझे अपनी आवाज सुनाई दे रही है? जी बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है हम तक। देखिए, मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि किस तरीके से अश्विनी की सरकार को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहले मैं लोकतंत्र के चौथे स्तंभ जो मीडिया है, आप लोगों को है, प्राइम न्यूज को भी धन्यवाद देना चाहूंगी। अगर आप लोग नहीं होते तो शायद जाने कितनी बच्चियां उत्तर प्रदेश में आज, चाहे वो किसी भी समाज की आती हो, मैं बेटियों को किसी जाति और धर्म में बांटना नहीं चाहती, क्योंकि बेटियां सिर्फ बेटियां होती हैं। तो तमाम समाज से आई हुई बेटियों के साथ हत्या, लूट, बलात्कार, अपहरण और जाने कौन कौन सी घटनाएं हो रही हैं। 2017 से अगर आप ग्राफ उठा करके देखेंगे तो उत्तर प्रदेश भारत में नंबर 1 पर है, महिला उत्पीड़न के मामले में, लूट के मामले में, बलात्कार के मामले में, और जिस तरीके से उनके साथ अत्याचार हो रहे हैं उस मामले में।
महिला उत्पीड़न के मामले में उत्तर प्रदेश सबसे आगे बढ़ता चला जा रहा है। चलिए रोली तिवारी जी एक और सवाल ऐड करूंगी मैं इसमें। रोली तिवारी जी जाइए, कोई मना नहीं कर रहा है, सरकार ये कह रही है जाइए, 5 लोग जाइए, 6 लोग जाइए, हजारों की संख्या में क्या जाना सही है? देखिए, मैं पिछले 4-5 दिन से जाने का प्रयास कर रही थी। मैं उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की सदस्य के तौर पर मैंने 5 वर्ष काम किया, लगभग 19,000 महिलाओं को इंसाफ दिलाया है। हाथरस, अलीगढ़, आगरा मेरे ही कार्य क्षेत्र में आता था जहाँ मैं कार्य करती थी। 5 वर्ष कार्य करने के बाद आज सरकार मुझे इतना भी अधिकार नहीं दे रही है कि मैं जाकर के मैं आज बाहर ही बैठी हूँ। मैं उसी गाँव से आपसे बात कर रही हूँ, मैं उसी जगह से आपसे बात कर रही हूँ। आपके रिपोर्टर मेरा ये इंटरव्यू ले रहे हैं और मैं आपको बता रही हूँ हमें भी जाने की परमिशन नहीं दे रहे। इसके साथ ही साथ तमाम तो आप लोग ये कह चुके हैं कि 5 लोग जाने के लिए आप तैयार हैं, तो भी परमिशन नहीं दी जा रही है? परमिशन कुछ 5 लोग जो थे इनको परमिशन दी गई है। जो हमारे वरिष्ठ नेता थे, जो हमारे वरिष्ठ नेता थे वो जा चुके हैं, उनसे बातचीत हुई है। ऐसा नहीं है कि तो फिर बाहर इतने, जहां पुलिस बैरिकेडिंग की हुई है, इतनी भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है, वहां क्यों फिर इतनी ज्यादा नारेबाजी और इतना ज्यादा प्रदर्शन क्यों हो रहा है जब डेलीगेशन मिल चुका है? तो देखिए, बहुत आश्चर्यजनक बात है जो हमारे विपक्ष के प्रवक्ता कह रहे थे कि भाई जो पार्टी है, विपक्ष है, वो राजनीति कर रही है। मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ, काजोल जी एक महिला हुआ करती थी, नाम था स्वाति सिंह, जो कहती थी बेटी के सम्मान में भारतीय जनता पार्टी मैदान में। आज वो महिला कहीं नजर नहीं आती है। अर्श से अर्श पर पहुंच गई और उस सब के बाद भी आज स्वाति सिंह कहीं नजर नहीं आ रही। महिला कल्याण मंत्रालय इनके पास है। देखिए रोली तिवारी जी आप मेरी बात का जवाब नहीं दे पा रही है। की सांसद बनी है तिवारी जी, आप मेरी बात का जवाब नहीं दे पा रही हैं। मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन है, आपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया है। स्वाति सिंह कहाँ है, कहाँ नहीं है, वो बात की बात है। आप मेरी बात का जवाब दीजिए कि जब आपके डेलीगेशन को परमिशन मिल गई, जब आपके जो बड़े नेता हैं वो मिलके आ चुके हैं पीड़ित परिवार से, तब बाहर 144 वहां लगी हुई है, इतना प्रदर्शन, इतनी संख्या में हजारों कार्यकर्ता क्यों? कोरोना काल चल रहा है, क्या आप लोगों को नहीं पता? मैं इस समय जस्ट जो गेट है, बुलगाड़ी का गेट है, उसके बाहर ही खड़ी हुई हूँ। वहीं से आप लोग मुझे ले रहे हैं, आपके जो भी रिपोर्टर हैं वो मेरा ले रहे हैं। और मैं बता दूं कि इस समय समाजवादी पार्टी का कोई भी एक भी व्यक्ति कहीं कोई आचरणहीनता करता हुआ नजर नहीं आ रहा। कैसी बातें कर रहे हैं? पुलिस से नोकझोंक हुई है आपके कार्यकर्ताओं की, कैसी बातें कर रहे हैं? तस्वीरें दिखाई हैं और अभी भी मैं दिखा सकती हूँ। पुलिस से नोकझोंक तब हुई है जब पुलिस ने डेलीगेशन को जाने को मना कर दिया। हम लोग 3 घंटे से खंडौली पर, तो आप वहीं बैठ जाइए ना शांतिपूर्वक तरीके से। क्यों प्रदर्शन, क्यों पुलिस से झड़प क्यों रहे हैं? आप वहीं बैठ जाइए, धरने पर बैठ जाइए, वहीं पर इंसाफ दिलाना है आपको बेटी को, वहीं बैठ जाइए। हम लोग धरने पर सुबह 7 बजे से हम लोग धरने पर बैठे हुए हैं। मुझे लगता है अगर आपकी टीम लेट पहुंची तो मुझे नहीं पता। 7 बजे से हम लोग पहुंचे, खंडौली पर हम लोग बैठे थे, चंदापा में बैठे थे। हमें हर जगह रोका जा रहा है। तो बेटी के लिए इंसाफ की मांग कर रहे हैं, बेटी के लिए इंसाफ की मांग करें, इतना तो सहना पड़ेगा ना तिवारी जी। आप भी बेटी है किसी की, इतना तो सहना पड़ेगा ना तिवारी जी। मेरी भी 2 बेटियां हैं और मैं इस देश की और प्रदेश की बेटियों को इंसाफ दिलाने के लिए सदैव लड़ती रही हूँ। और हम लोग लड़ रहे, बैठे भूखे कैसे बैठे हुए, आज आपसे बात भी कर रहे हैं। बिल्कुल तिवारी जी, लौटूंगी आपके पास। उमा शंकर पांडे जी मेरे साथ बने हुए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। उमा शंकर जी, कल पहुंचे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, परिवार को सांत्वना दी। पहले जाने की परमिशन नहीं थी, फिर परमिशन मिली, लेकिन अभी भी सियासी नाटक है वो सत्ता पक्ष के लिए। उमा शंकर जी, आवाज आ रही है क्या मेरी? उमा शंकर जी, प्रियंका गांधी पहुंची, राहुल गांधी पहुंचे, परिवार से मिले हैं, लेकिन सत्ता पक्ष के लिए वो भी सियासी नाटक है, सिर्फ कैमरे के लिए किया जा रहा है। देखिए, इनकी बौखलाहट बिल्कुल स्पष्ट है। 14 सितंबर को एक घटना घटती है जिसमें एक लड़की के साथ गैंगरेप होता है, मारा पीटा जाता है, और 22 सितंबर तक उस लड़की के खिलाफ, उस लड़की की तहरीर पर FIR नहीं दर्ज की जाती है। फिर जब विपक्ष का आंदोलन शुरू होता है, कांग्रेस के लोग पहुंचते हैं पीड़ित परिवार के साथ, उसके बाद सरकार आनन फानन में 28 तारीख को वो लड़की को, जब उसकी कुछ सांसें शेष रह जाती है, तो सफदरजंग हॉस्पिटल शिफ्ट करने का ड्रामा करते हैं और 29 तारीख को वो लड़की न्याय की उम्मीद लिए हुए जिंदगी से रुखसत हो जाती है। और सरकार
उसी दिन डीएम और एसपी, अगर आपको याद होगा कि उन्होंने एक प्रेस रिलीज जारी करके तमाम सारी झूठी बातें उसमें उन्होंने कही। अब आप बताइए, अगर विपक्ष इस तरीके से मुखर होकर राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी जी सड़क पर उतरकर उनकी नई लड़ाई लड़ते तो क्या ये सरकार न्याय देने को तैयार थी? अगर मीडिया के लोग वहां पर पहुंचकर सच को दिखाने के लिए लगातार लड़के झगड़ के वहां धरने पर नहीं बैठते तो क्या सच आज देश के सामने ये सरकार आने देती? और रही बात, मैं अभी सुन रहा था, कह रहे थे कि कोरोना काल है। भाई कोरोना काल है तो आप वो डीजीपी और अपर मुख्य सचिव जो गए हेलीकॉप्टर से और उनके साथ जितना बड़ा रेला गया सरकारी कर्मियों और पुलिस के लोगों को, क्या उससे कोरोना का खतरा नहीं दिखाई दे रहा था क्या डीजीपी और अपर मुख्य सचिव अवस्थी जी को? एक बात, क्या आप भूल गए कि जब कोरोना का काल चल रहा था और आपने लॉकडाउन नहीं लागू किया मध्य प्रदेश की सरकार गिराने के पहले, क्या आपको नहीं पता है कोरोना काल में आपने नमस्ते ट्रंप का कार्यक्रम उत्तर प्रदेश आगरा से लेके दिल्ली से लेके अहमदाबाद का आपने यही रहिए, नमस्ते ट्रंप पर जाएंगे तो राजस्थान जाना पड़ेगा हमको और राजस्थान में आपके मुख्यमंत्री की करतूत बतानी पड़ेगी। यही रहिए। तमाम सारे कार्यक्रम आपने कोरोना काल में किए हैं और जब प्रचंड लॉकडाउन चल रहा था लोगों को आप लाठियां मार रहे थे तब संख्या कम थी। आज हम 80,000 से ज्यादा नए केसेस। देखिए, बात बेटी के इंसाफ के लिए हो रही है। बात ये हो रही है कि आखिर हाथरस कांड में इतनी सियासत क्यों हो रही है? कोरोना काल पर कहाँ चले गए आप सभी? देखिए, कोरोना काल है, हम सभी जानते हैं, लेकिन बात बेटी की हो रही है। मैं भाजपा के साथी को बता रहा था, ये जो कह रहे हैं कोरोना काल, मैं इनको जवाब दे रहा था जी। हकीकत क्या है कि उस लड़की के साथ बलात्कार हुआ, एफएसएल की रिपोर्ट आई है, उसमें स्पष्ट है कि उसके साथ कितनी क्रूरतम गैंगरेप हुआ है। ये यही लोग हैं, इनकी सरकार, इनके एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत जी क्या कह रहे थे कि कोई बलात्कार नहीं हुआ है। इनके एसपी ने कहा कि वो गर्दन में हल्की चोट लगी है और बाद में लड़की की डेथ हो जाती है। इनके डीएम परिवार को धमकाते हैं, खुलेआम धमकी देते हैं कि मीडिया, आधी मीडिया चली गई, आधी मीडिया बाद में चली जाएगी। चलिए, लौटूंगी उमा शंकर जी आपके पास। कुंवर अयूब अली भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आरएलडी के नेता हैं। अयूब अली जी, आरएलडी के तमाम कार्यकर्ता धारा 144 लगे होने के बावजूद भी हाथरस गांव पहुंचे हुए हैं। क्यों सियासत हो रही है? बेटी के लिए इंसाफ की मांग करिए ना, सियासत मत करिए। आप सियासत किसको कहती हैं? क्या पीड़ित का न्याय उठाना वो सियासत है? अगर किसी पीड़ित के साथ खड़े होना सियासत है तो मैं चिल्ला के कहूंगा, जोर जोर से कहूंगा, बार बार कहूंगा, देखिए हम सियासत कर रहे हैं। अगर अयूब अली जी, आप वरिष्ठ नेता है, वरिष्ठ नेता आरएलडी के, देखिए सियासत है, ये सियासत हर बार होगी, लाख बार। अयूब अली जी, मैं ये नहीं कह रही कि आप आवाज मत उठाइए, आप आवाज उठाइए। मैं तो चाहती हूँ कि बेटी के लिए, क्योंकि मैं भी एक बेटी हूँ और देश की बेटी हूँ, मैं चाहती हूँ कि बेटी के लिए आवाज उठे, लेकिन हजारों की संख्या में इस तरह से नारेबाजी और इस तरह से पुलिस के साथ झड़प नहीं होनी चाहिए। मैडम, आप ये देखिए कि पुलिस का जो उत्पीड़न का जितना काम हो रहा है, योगी जी ये चाहते हैं कि शायद बीजेपी के लोग ये मानते हैं कि अब पुलिस के बलबूते पर ही वो सरकार चलाना चाहते हैं। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि ये सरकारें आती रहती है, जाती रहती है, लेकिन पुलिस के लोगों को जो देख रहा था जिस तरीके से पुलिस ने 4-5 लोग एंट्री कर रहे थे, जैन जी के साथ 2-3 लोग थे और उन्होंने वो मीडिया को बाइट दे रहे थे और मीडिया को बाइट देते हुए जिस तरह से इन्होंने लाठीचार्ज किया है, मैं आज इतना आक्रोश है लोगों में, गांव देहात के लोगों में। अगर आज बीजेपी का कोई नेता दिखाई दे गया पश्चिम में तो किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। मैं बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप, चाहता हूँ अयूब अली जी, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप। मैं इसलिए कह रहा हूँ, टेलीविजन पर बहुत बड़ी बात कह रहे हैं आप। हम लोग ये कह रहे हैं कि अगर बीजेपी के लोग इसी तरह से सरकार पुलिस के साथ अगर अश्विनी जी आऊंगे आपके पास, उनकी बात पूरी करने दीजिए जी। अयूब अली जी, बहुत बड़ी बात कही है आपने टेलीविजन पर। हाँ, मैंने बड़ी बात इसलिए कही है
कि आप ये देखिए कि आज जिस तरह से हमारे नेता के ऊपर लाठीचार्ज हुआ है, एक आदमी हमारा नेता वहां गया और वो पीड़िता से मिलना चाहता, अपनी बात रखना चाहता है, मीडिया के साथियों से बात कर रहे थे। जैन जी, आप जो फुटेज देखी है, अगर आप देखेंगे तो बीजेपी के लोगों को शर्म आनी चाहिए, इनको डूब कर मर जाना चाहिए। ये अंग्रेजों का हिंदुस्तान नहीं है, ये आजाद हिंदुस्तान है और आजाद हिंदुस्तान में हर आदमी को अपनी बात कहने का अधिकार है। अश्विनी जी जवाब दीजिए, लौटूंगी आपके पास। अली जी, अश्विनी जी जवाब दीजिए, फिर मेरा एक और सवाल आपके लिए। आपके चैनल पर बैठकर आरएलडी के हमारे साथी धमकी दे रहे हैं कि भाजपा का कोई का आदमी दिख जाएगा तो उसके साथ कुछ भी हो सकता है। ये आपने सुना, इनको माफी मांगनी चाहिए। अगर उस बेटी के लिए संवेदना थी इनके नेता के दिल में, इनके नेता का बयान है, मैं बताना चाहूंगा। इनके नेता जयंत चौधरी ने कहा कि मुझे पुलिस के लोग बैरिकेडिंग लगी हुई थी और पुलिस के लोग मुझे वहां से लेकर गए। उसके बाद इनके सैकड़ों साथी जो पीछे से थे वो पत्थरबाजी क्यों करने लगे, तो तब लाठीचार्ज हुई और जयंत चौधरी को पुलिस वाले लेकर गए हैं अपने देखरेख में, पीड़िता परिवार से वो मिले हैं। और ये यहाँ बैठकर अश्विनी जी, एक छोटा सा सवाल है, और अभी ये जो वीडियो है वो हमारे पास आया है और हमने अपने चैनल पर दिखाया भी है। बलिया से विधायक है सुरेंद्र सिंह, वो पीड़िता के संस्कारों पर सवाल उठा रहे हैं, पीड़ित परिवार के संस्कारों पर सवाल उठा रहे हैं। आप ही के विधायक हैं, बताइए, जवाब देंगे? आप किस चीज को जोड़ रही हैं? यहाँ पर एक नेता बैठकर अपने चैनल पर जो है, देखिए उनसे मैंने बोला कि आप टेलीविजन पर क्या बोल रहे हैं आपको पता नहीं है, उनसे मैं पूछ चुकी हूँ। संवेदना देखिए, संवेदना की जब बात हो रही है वो उनके व्यक्तिगत विचार हो सकते हैं, लेकिन संवेदना अगर व्यक्त करने जो नेता जा रहा है वो हजारों लोगों को लेकर जा रहा है। क्या ये व्यक्तिगत एक नेता, क्या ये व्यक्तिगत विचार है? क्या ये व्यक्तिगत विचार है? पीड़ित परिवार के संस्कार नहीं है, पीड़ित परिवार को संस्कार नहीं है। जो लड़की हमारे बीच नहीं है, जिसके साथ इतनी बड़ी दुर्घटना हुई, जिसके साथ इतनी बड़ी दुर्घटना हुई, क्या उसके पास संस्कार नहीं था? क्या उसके पास संस्कार नहीं था? अश्विनी शाही जी सुन लीजिए, अश्विनी शाही जी, मेरी छोटी सी बात का जवाब दीजिए। आपके विधायक कह रहे हैं कि पीड़ित परिवार के पास संस्कार नहीं है, उन्होंने अपनी बेटी को संस्कार नहीं दिए थे। एक स्वतंत्र पत्रकार है, लेकिन आपके चैनल पर बैठकर अश्विनी जी, उनसे तो मैंने बात कर ली, उनसे मैं फिर क्वेश्चन कर लूंगी। आप ये बताइए कि क्या पीड़ित परिवार के पास संस्कार नहीं है? क्या उन्होंने अपनी बेटी को संस्कार नहीं दिए थे? ये आपके विधायक कह रहे हैं। आखिर क्यों ऐसा कहा गया है? मैं जानना चाहती हूँ, मैं भी बेटी हूँ, मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है। यहाँ से उठकर देखिए, मैंने कहा वो उनके हमारे विधायक के व्यक्तिगत विचार हो सकते हैं, मैं नहीं कहूंगा हर व्यक्तिगत विचार। ये कैसा व्यक्तिगत विचार है? मगर भरी सभा में तमाम सैकड़ों लोग वहां पर मौजूद थे, तमाम सैकड़ों लोग वहां पर मौजूद थे। भरी सभा में आप ये कह रहे हैं कि पीड़िता को संयम में रहना चाहिए था, बेटी को संस्कार देने चाहिए थे। नहीं काजोल जी, सुनिए मेरी बात, आप नहीं सुन रहे हैं अश्विनी जी। के लोगों को धमकी दी है, आप प्राइम न्यूज क्या इसकी जिम्मेदारी लेता है? देखिए, उन्होंने धमकी नहीं दी है, उन्होंने धमकी नहीं दी है। बताइए, या तो ये माफी मांगे या आपके चैनल पर इनको माफी मांगना पड़ेगा, नहीं तो आज जो संवेदनशीलता दिखाई गई है, संवेदनहीनता दिखाई गई है। अयूब जी, उन्होंने धमकी नहीं दी है, उन्होंने सिर्फ ये बताया कि जनता में ऐसा गुस्सा है, धमकी नहीं दी है। उन्होंने सिर्फ जनता के मन में क्या चल रहा है वो बताया है, धमकी नहीं दी है। ये जनता नहीं, आज इन लोगों ने जो किया है वही किया है। नहीं, मन में गुस्सा है, ऐसा कैसे कह सकते हैं आप? चाहता हूँ जनता के मन के गुस्सा की बात सुन लीजिए, मैं वहाँ कह रहा हूँ। देखिए, सोशल मीडिया पर अश्विनी जी, अगर मैं दिखाऊं ना आपको, सोशल मीडिया पर अगर मैं दिखाऊं तो लोगों में बहुत गुस्सा है, बहुत ज्यादा गुस्सा है, हद से ज्यादा गुस्सा है। अगर किसी का नेता पिटेगा मैडम, इनसे पूछिए, अगर किसी के नेता को आप पिछवाओगे पुलिस से, उनके साथ लाठीचार्ज करवाओगे तो वर्कर में गुस्सा नहीं आएगा क्या? के लोगों ने तो समाज में अभी भी बहुत ज्यादा गुस्सा है, मैं कह रहा हूँ, लेकिन इस राजनीतिक दल के लोगों को इस संवेदनशीलता का परिचय देते हुए, देखिए, आप करें तो वो इंसाफ हो जाता है, आप करें तो आप पीड़ित के पक्ष में हैं, लेकिन अगर विपक्ष करे तो फिर वो राजनीति हो जाती है, वो सियासी ड्रामा हो जाता है। कहाँ का इंसाफ है ये? विपक्ष है, बड़ा विपक्ष कौन है काजोल जी? आज इसकी होड़ लगी हुई है, कांग्रेस लूट के ले गया, ऐसा नहीं है,
कि जयंत चौधरी जी ले गए कि अखिलेश जी आज लंदन में छटपटा रहे हैं। बहुत सी चीजें छुपी हुई हैं। जांच होने दीजिए, सीबीआई की जांच होने दीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जांच का इंतजार तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन आप ये भी बता दीजिए कि 2 दिनों तक मीडिया की एंट्री क्यों नहीं हुई थी उस गांव में, ये भी बता दीजिए। की जांच चल रही थी, इस वजह से मीडिया तो एसआईटी की जांच हो रही है। इस लोकतंत्र का चौथा खंभा मीडिया है, आप मानते हैं जी? तो फिर मीडिया को क्यों नहीं जाने दिया, क्यों उसे दूर रखा गया? जांच के लिए रोक लगाया गया था, सबके लिए लगाया गया था। क्यों लगाया गया? मीडिया के लिए क्यों लगाया गया? मीडिया का तो काम है ना सच्चाई दिखाना, लोगों से जुड़ना। ठीक है काजोल जी, जरा आधा मिनट का समय मुझे बिल्कुल विदाउट इंटरप्शन आप एक मिनट लीजिए अश्विनी जी, सुन लीजिए। मेरी बात जाने दीजिए ना, आप मेरी बात भी जाने दीजिए। मैं आप ही की बात पर जवाब दे रहा हूँ। मीडिया का काम है, चौथा स्तंभ है मीडिया। उसके बाद आपने देखा होगा किस तरीके की पत्रकारिता वहां की गई है। मैं क्षमा के साथ कहना चाहूंगा, कुछ चैनल इतने बढ़िया काम करते हैं, निष्पक्ष चीजों को लेकर चलते हैं, वो वाकई चौथे स्तंभ हैं। लेकिन कुछ चैनलों पर मैं कहना चाहूंगा कि आज टीआरपी की होड़ में इस तरीके से लोग बह गए हैं कि वहां पर किस तरीके। तो आप भी यहाँ बैठकर टीआरपी बढ़ा रहे हैं अश्विनी जी, इतनी बड़ी बात आप कह रहे हैं चैनल पर बैठकर, क्या आप भी बैठकर यहाँ टीआरपी बढ़ा रहे हैं? आप ये बयान देकर टीआरपी बढ़ा रहे हैं, मैं भी आपसे बोल सकती हूँ। ये आप देखिए ना, पूरा देश देख रहा है और सामने आ रहा है। आप देखिए, पूरा देश देख रहा है, पूरा देश क्या कह रहा है ना वो भी पता है। पूरा देश क्या कह रहा है, देखिए लौटूंगे अश्विनी जी आपके पास, लौटूंगे अश्विनी जी। रोली तिवारी जी लगातार मेरे साथ बनी हुई हैं, सपा प्रवक्ता है। रोली जी, आपने तमाम बातें सुनी हैं, एक बेटी के संस्कारों पर सवाल उठाए जा रहे हैं, जो बेटी इस बीच नहीं रही है हमारे बीच, और पीड़ित परिवार पर भी संस्कार पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि उनके संस्कार जो हैं वो ऐसे नहीं थे, वो बिल्कुल गलत संस्कार थे। क्या कहेंगे इस पर आप? क्योंकि आप एक महिला हैं, इसलिए मैंने आपसे सवाल किया है। आप विपक्ष में इसलिए सवाल नहीं किया है, आप एक महिला हैं, सिर्फ महिला होने के नाते जवाब दीजिएगा, विपक्ष होने के नाते नहीं। काजोल जी, मैं एक महिला हूँ, मैं 2 बेटियों की माँ हूँ, मैं देश के एक सैन्य अधिकारी की पत्नी हूँ। मैंने तमाम परिस्थिति को देखा है। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग में 5 वर्ष रही और मैंने यहीं पर, इसी जगह पर, इसी भूमि पर जहाँ मैं अभी भी बैठी हुई हूँ, यहाँ के मैंने सारे हजारों केसेस को मैंने देखा है, सुलझाने की कोशिश की है, प्रयास किया है। आगरा, अलीगढ़, हाथरस, ये सभी मंडल मेरे पास थे। इसलिए मैं आपको आज बड़ी विनम्रता परंतु दृढ़ता के साथ अश्विनी जी को बता देना चाहती हूँ कि कोई भी असंवेदनशील बयान नहीं देना चाहिए। हाथरस के डीएम ने कहा कि हमने 4,05,500 रुपए दे दिए हैं, बचे हुए 6,05,500 रुपए हम दे रहे हैं, यानी 10 लाख रुपए हम बेटी को दे रहे हैं। तो इस बेटी की अस्मिता आप रुपयों से तोड़ रहे थे। एक माँ जिसकी बेटी के साथ बलात्कार हो जाता है, जो अपने प्राण त्याग देती है, उसको अंतिम संस्कार करने की मोहलत इस प्रदेश में इस जगह पर पुलिस नहीं देती है, सरकार की अनुमति से नहीं देती है। ये क्या अत्याचार नहीं है? एक माँ जो तड़प के रहकर कहती है कि मुझे अपनी बेटी का अंतिम संस्कार कर देने दीजिए, हल्दी लगा लेने दीजिए, वो आप नहीं देते। ये क्या गलत नहीं है? ये किसी ने खड़ा नहीं करता है। इसके अलावा ये हिंदूवादी सरकार है, राष्ट्रवादी सरकार है, राष्ट्र की बात करती है, बेटी के सम्मान में भाजपा मैदान में ये बात करती है। और स्मृति ईरानी कहाँ थी जो चूड़ियां भेजती थी बेटी के अपराधों पर? मैं बार बार पूछ रही हूँ, मेनका गांधी जी कहाँ है? स्वाति सिंह जी कहाँ है? रीता बहुगुणा जोशी जी कहाँ है? तमाम साध्वी नेत्री कहाँ है जो इस संसार में आई है, इस प्रदेश में आई है, जो सांसद है? सबसे ज्यादा महिला सांसद देने वाली पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। आज संसद में से लेकर के सड़क तक आज तक किसी ने एक बात नहीं बोली। हम लोग भूखे प्यासे बैठे हुए हैं। मैं यहाँ जब बिटिया जिंदा थी तब आई थी, मैं अलीगढ़ में आई थी, मैं सफदरजंग में रही, और मैं आज यहाँ बिटिया की माँ से नहीं मिल पा रही हूँ। मेरी विडम्बना आप देखिए। हमने कहा कि हमारी जब इतनी धक्का मुक्की हुई, हमारे कार्यकर्ताओं पर तमाम लाठीचार्ज हुआ, हमारी गाड़ियों को तोड़ा गया, पुलिस ने भारी बल का प्रयोग किया, हमारे बड़े सीनियर लीडर्स को, रामविलास सुमन जैसे केंद्रीय मंत्री जो रहे हैं, राष्ट्रीय महासचिव, उन सबके साथ धक्का मुक्की गई। तब जाकर हम लोगों ने कहा कि हम रुक रहे हैं, आप लोग जाइए। बड़े लोगों को 5 लोगों को कम से कम जाने की अनुमति दीजिए। सरकार क्या करना चाहती है? पीड़ित परिवार के साथ संवेदना व्यक्त करना कहाँ का न्याय नहीं है? आप बताइए।
क्या आज हम जाकर के कभी परिवार के साथ संवेदना भी व्यक्त नहीं कर सकते? इसको आप राजनीति कहते हैं? वो तो धन्य है मीडिया का। आज आप टीआरपी का खेल करते हो सोने जी। आज अगर मीडिया नहीं होती तो ये आवाज कहाँ तक पहुँचती, ये जनता तक कहाँ तक ये आवाज पहुँचती? तमाम बेटियों के गले घोंट दिए जाते हैं, उनके बलात्कार हो जाते हैं, कभी गाँव की पगडंडी पर, कभी गाँव की सड़क पर, कभी किसी मोहल्ले में। बिल्कुल तिवारी जी, लौटूंगी आपके पास। आयुब अली जी, जांच हो रही है, एसआईटी का गठन हुआ, उसके बाद अब सीबीआई जांच की बात यहाँ पर हो चुकी है कि सीबीआई जांच होगी। विश्वास कितना आपको, कब तक बेटी को इंसाफ मिल पाएगा और आप लोग किस तरह से बेटी के लिए इंसाफ मांग रहे हैं? देखिए, सिर्फ सियासत नहीं चमकानी है, सिर्फ राजनीति नहीं करनी है। नहीं मैडम, राजनीति का सवाल नहीं है। सवाल इस बात का है कि ये जो देश है, प्रदेश है, कानून के हिसाब से चलेगा या लाठी डंडे से चलेगा? देखिए, कानून के हिसाब से तो चल रहा है। माध्यम से आयुब अली जी, कानून के हिसाब से तो चल रहा है। ये कानून का हिसाब चल रहा है कि आप कोई आदमी, कोई नेता अगर मिलने जाएगा और आपके मीडिया के लोगों से बात करेगा तो पीछे से आकर के पुलिस के सिपाही लाठी बजाएंगे? ये कौन सा कानून है? लाठीचार्ज क्यों हुआ है? आप जानते हैं लाठीचार्ज क्यों हुआ है? देखिए, लाठीचार्ज क्यों हुआ वो एक अलग इशू है, लेकिन जयंत चौधरी हमारे नेता है। जयंत चौधरी अलग से बाइट दे रहे थे, मैं भी देख रहा था, आप भी देख लीजिए फुटेज। और वो बाइट देते देते पीछे से पुलिस के लोग, बाद है हमारे वर्करों में 4-5 वर्कर थे, जयंत जी को घेरे में ले लिया और घेरे में लेने के बाद में लोग हरा दे। लेकिन आप ऐसे जैसे जानवरों पे, भैंसों पे, बैलों पे जिस तरह से लाठी बजाते हैं, ये अंग्रेजों के राज में भी कभी नहीं हुआ। ये डेमोक्रेसी नहीं है। और मैं आपको तो आयुब अली जी, शांतिपूर्वक प्रदर्शन कीजिए ना, जब आपको इंसाफ चाहिए तो शांतिपूर्वक प्रदर्शन कीजिए ना। हंगामा किस चीज का? पुलिस से क्यों लोग, जो पुलिस कर्मी है वहां पर मौजूद है, वो तो अपना काम कर रहे हैं, उनका काम है कि 144 का उल्लंघन ना हो, वो तो रोकेंगे जब इतनी संख्या में लोग आएंगे तो। बिल्कुल रोकना चाहिए। और हम तो कहना चाहते हैं कि सब लोगों को कानून का सम्मान करना चाहिए। बिल्कुल, मेरा आप समझिए। लेकिन जिस तरह का ये हो रहा है, जिस तरह से हमारी इस बहन, हाथरस की बहन के चित्रण में जो सरकार का जो रवैया है, मुझे एक बात बताइए आप, आखिर सरकार मीडिया को नहीं देना जाना चाहती? आज सरकार विपक्ष के लोगों को वहां जाना नहीं देना चाहती, तो ऐसी क्या चीज है, ऐसी क्या चीज छिपाना चाहती है? देखिए, अब तो अनुमति दे दी है, 5 से 6 लोग जा सकते हैं और गए हैं, चाहे वो सपा के हों, चाहे वो कांग्रेस के हों, चाहे वो आरएलडी के हों, गए हैं। सही है, आपकी अनुमति दे दी है, लेकिन अनुमति कब दी है आप देखिए। मीडिया के हमारे बहनों के साथ, हमारे भाइयों के साथ क्या बर्ताव रहा है, ये भी आपने देखा है। मैंने अपनी जिंदगी में, मेरी 60 साल की उम्र है, 40 का 45 साल का हमारा सार्वजनिक जीवन है, मैं पेशे से वकील हूँ, हमने कभी जिंदगी में ऐसा काम नहीं देखा। विपक्षी सरकारें भी रही हैं, पक्षी भी रही हैं, ये बीजेपी के लोग भी विपक्ष में रहे हैं, हम तो लाठी बर्दाश्त कर सकते हैं। लेकिन अगर कल को सरकार बदलेगी, कल को इस तरह का बात होगा, तो मैं आपके बिल्कुल जिम्मेवारी के साथ कहना चाहता हूं कि बीजेपी के लोगों को अपनी सरकार को रोकना चाहिए। योगी जी को कम से कम इस तरह के पुलिस को डायरेक्शन देनी चाहिए कि पॉलिटिकल लोग है, कोई बदमाश, गुंडे, लुच्चे, लफंगे नहीं है हम लोग, राजनीतिक आदमी है। राजनीतिक आदमी अपने क्षेत्र में जा सकता है, अपनी संवेदना व्यक्त कर सकता है, तो उनके साथ इस तरह का व्यवहार करना, गुंडे बदमाश तो आपसे रुक नहीं रहे, बलात्कारियों को आप रोक नहीं रहे, अपराध आपसे रुक नहीं रहे, और आप पॉलिटिकल लोगों के साथ रोकोगे, उनके साथ लाठी बजाओगे, तो ये अन्याय और अत्याचार की पराकाष्ठा है। लौटूंगी आपके पास आयुब अली जी। उमा शंकर जी भी लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। उमा शंकर जी, कल प्रियंका गांधी, राहुल गांधी पहुंचे हैं, एक आशा की किरण क्या दिखाई दी है? उमा शंकर जी, क्या मेरी आवाज पहुंच रही है? तो उमा शंकर जी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। अश्विनी शाही जी मेरे साथ लगातार बने हुए हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी की। अश्विनी शाही जी, तमाम एसआईटी का गठन, उसके बाद सीबीआई की जांच, बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए पुरजोर कोशिश सरकार की तरफ से की जा रही है, कितना समय हमें इंतजार करना होगा? ये प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया में अब कितना एसआईटी के लिए, जो एसआईटी ने अपनी पहली रिपोर्ट दे दी है, उसके आधार पर कुछ पुलिस वालों को वहां से निलंबित भी किया गया है, हटाया गया है वहां से, और आगे जांच चल रही है।
अब जो जांच की प्रक्रिया है, अब जांच सीबीआई के हाथ में चली गई, अनुशंसा कर दी गई है। सीबीआई अपने हिसाब से जांच करेगी और जितनी जल्दी हो सकता है उसका रिपोर्ट, क्योंकि आज इस देश के लोगों को एक बार अगर अपने प्रदेश की पुलिस पर, अपने देश की पुलिस पर भरोसा नहीं होता है तो विपक्षी लोग सीबीआई जांच की मांग करते हैं, या कभी कभी मामला पेचीदा हो जाता है तो सरकारें भी अनुशंसा करती हैं सीबीआई की, क्योंकि सीबीआई एक बहुत भारी और स्वतंत्र संस्था हिंदुस्तान की है जिस पर लगभग सभी लोगों को भरोसा है। आज यहाँ विपक्ष के द्वारा समझाए जाने की बात है या उनकी अपनी मन की बात है, क्योंकि कई दिनों से जो आप लोगों के द्वारा ही बयान आ रहे हैं उसमें उनके परिवार के लोग जो है, महिलाएं भी बोल रही थी, तो कई बार ये देखने को मिला है कि पीछे से कोई उनको डिक्टेट कर रहा है। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि क्या हो रहा है, लेकिन उन लोगों ने सीबीआई जांच भी मना कर दिया है कि नहीं होना चाहिए सीबीआई जांच, और सुप्रीम कोर्ट के किसी जो है जस्टिस से जांच होनी चाहिए, और उसमें जो है नार्को टेस्ट ने सरकार ने कहा है कि नार्को टेस्ट कराया जाए, तो नार्को टेस्ट के लिए भी उन्होंने मना कर दिया है। तो ये तो सब चीजें जांच का दायरा है। अब देखिए कितने दिनों में जांच होगा, लेकिन मैं एक बात बहुत ही गंभीरता से आपको कहना चाहूंगा और जिम्मेदारी से कि उत्तर प्रदेश में माननीय योगी जी ने जो मामला अपने हाथ में लिया है, जो भी मामला डायरेक्टली लिया है, उस मामले में हमेशा न्याय मिला है। और आगे मैं ये पीड़िता को, ये परिवार को ये बताना चाहूंगा कि उस बहन को जरूर न्याय मिलेगा। जो भी दोषी होगा उसके लिए सख्त निर्देश माननीय योगी जी ने जारी कर रखे हैं। रोली तिवारी जी, आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, अभी तो पता चल गया कि कितना न्याय मिलता है बेटी को। हम लोग हालांकि आशान्वित हैं और योगी जी से भी यही कहेंगे कि ये बेटियों का प्रदेश है, ये यत्र नार्यस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता वाली धरती है। ये वो धरती है जहाँ महान सीता और राधा और लक्ष्मी की पूजा होती है, और नौ दुर्गे आने वाले हैं। मैं तो चाहूंगी कि नौ दुर्गे आने से पहले इस बेटी को इंसाफ मिल जाए। लेकिन सवाल फिर से काजोल जी यही आता है कि इस बेटी को इंसाफ मिल जाएगा तो बलरामपुर की बेटी का क्या होगा, फतेहपुर की बेटी का क्या होगा, आजमगढ़ की बेटी का क्या होगा? क्या ये अपराध रुक जाएंगे? पुलिस की शिथिलता इतनी है कि 10-90 जैसी एक योजना जो माननीय मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी ने शुरू की थी, जब एक फोन नंबर मिलाने पर, किसी भी नंबर से 10-90 नंबर मिलाने पर पुलिस आपसे कनेक्ट होती थी। 100 नंबर जैसी महत्वाकांक्षी योजनाएं दी थी जहाँ इनोवा गाड़ी पर तत्पर रहती थी पुलिस, वो सब बंद करके 100 नंबर का नाम 112 नंबर कर दिया, 10-90 खत्म कर दी। 181 महिला जो महिलाएं हैं वो आज सड़कों पर बैठी हुई थी, योगी जी के सामने सड़कों पर बैठी हुई थी और इंसाफ मांग रही थी। मैं उनके साथ धरना प्रदर्शन में बैठी हूँ, बेचारी धरना प्रदर्शन करती थी, उनको उठा करके इको गार्डन लखनऊ रोली तिवारी जी, रोली तिवारी जी, बहुत बुरा रोली तिवारी जी, रोली तिवारी जी, आप इस पूरे मामले पर रहिए ना, आप दूसरी बातें क्यों उठा रही हैं? इस पूरे मामले पर रहिए। काजोल जी, आप मुझे एक बात बताइए, आप एक महिला हैं, क्या 10-90 जैसी महत्वाकांक्षी योजना जो महिलाओं के ऊपर अत्याचार होता है, काजोल जी, जितना इन्होंने गिनाया जरा पूछिए, अखिलेश जी ने अपने घर का गेहूं बेचकर बनवाया था कि जनता के पैसा से बनवाया था? अरे कोई भी सरकार होगी काम करेगी, नहीं करेगी तो सरकार में रहने का हक नहीं है उसको। वो हर मुख्यमंत्री करता है। इनको कहिए कि ये मुद्दे से न भटकाएं, जो मुद्दा है फिर इस पर बात किसी दिन और कर लिया जाएगा, 10-90 से लेकर और 100 नंबर तक। आज हाथरस की बेटी के लिए संवेदना व्यक्त कीजिए रोली जी। हाथरस की बेटी को न्याय चाहिए, यही आपको दिखाता है कि आप लोगों को संवेदना है कि संवेदनहीनता है। आपके कल नेताओं को कल 5-6 नेताओं को कल परमिशन दे दी जाती है, 5-6 हजार लोग पहुंच जाते हैं जो पत्थर चलाते हैं, यही है मुद्दे से भटकाने का काम। तो आप लोग बिल्कुल रोली जी, मैं आपके पास वापस लौटूंगी। आप लोग थोड़ा इस मुद्दे से ना थोड़ा भटकती हुई नजर आ रही है। देखिए, हाथरस कांड पर सियासत की बात हो रही है, आप इस मामले से भटकती हुई नजर आ रही है। अयूब अली जी, जो अभी मैंने प्रश्न रोली जी से पूछा है वही प्रश्न आपसे पूछ रही हूँ। कहाँ है उत्तर प्रदेश का महिला आयोग? कहाँ है एससी आयोग? देखिए कहीं उनका बीपी बढ़ गया है। रोली तिवारी जी, मैं आपके पास वापस लौटूंगी। रोली तिवारी पानी पिए, पानी। रोली तिवारी जी पानी पिए, नहीं तो बीपी बढ़ जाएगा, दिक्कत हो जाएगी। रोली तिवारी जी, मैं आपके पास वापस लौटूंगी। आप मुद्दे से भटकती हुई नजर आ रही हैं। हम हाथरस की बेटी के लिए इंसाफ की मांग कर रहे हैं। महिला के लिए कोई कौन नहीं बोल रहा? भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं बोल रही है? देखिए रोली जी सुन लीजिए, प्रवक्ता बोल तो क्यों नहीं है?
रोली तिवारी जी सुन लीजिए, आयुब अली जी, अश्विनी शाही जी ने जो कुछ कहा है कि सरकार पूरी कोशिश कर रही है, और हाँ हम देख रहे हैं कि लगातार जो तत्परता है वो हमें दिखाई दे रही है, पूरी कोशिश हो रही है। आप क्या कहेंगे इस पर? मेरा कहना यह है कि जब सरकार निष्पक्ष होती है तब न्याय की उम्मीद होती है। उन्नाव रेप कांड में पीड़िता को ट्रक के नीचे कुचल के मार दिया गया। इसी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के एक एमएलए उसमें पीड़ित थे, तो इस गरीब परिवार के दबाव की सुरक्षा की गारंटी कौन देगा? इसी में चिन्मयानंद जी के साथ जो केस हुआ, उस पीड़िता के साथ क्या हुआ, उसको वही उल्टा मुकदमा लगा करके उसको जेल भेज दिया गया। आप जब सरकार की नीयत सही नहीं होती है, किसी हाथरस में 5 लोगों को जाने की इजाजत नहीं है, लेकिन पीड़ित जो मुसलमान है उनके पक्ष से 1000 2,000 मैं आपको सुनूंगी, रोली जी आपको सुनूंगी, मैं आयुब जी को बोलने दीजिए। आप देखिए ना, आप सरकार की नियत में शासन की नियत का पता इसी से लग जाता है। बिल्कुल आयुब जी, इसका जवाब मैं अश्विनी जी से लूंगी। चौधरी इसका जवाब मैं अश्विनी जी से लूंगी। अश्विनी जी बोलिए। परमिशन है और मुलजिमानों के पक्ष से लोग उनके समाज का नाम लेकर के अगर 2-2 हजार लोगों की पंचायत करेंगे और उनको परमिशन दी जा रही है, तो इसमें आप सरकार पक्षपात नहीं कर रही तो अब क्या कर रही है? आयुब अली जी, इसका जवाब तो अश्विनी शाही देंगे। अश्विनी जी बोलिए। राजू जी देखिए, मैं जो अभी अयोध्या जी ने कहा सरकार पर उनको भरोसा नहीं है, अभी पीछे ये सरकार में थे, मैं थोड़ा सा इनको याद दिलाना चाहता हूँ। बदायूं में कांड हुआ, उस पर मुलायम सिंह जी ने बोल दिया, इनकी सरकार, ये भी लोग उसमें शामिल थे, उस सरकार में बोल दिया कि लड़कों से गलतियां हो जाती हैं, उसका कोई जांच नहीं। एक पत्रकार को जिंदा जलाकर मार दिया गया जिसमें इनके मंत्री का नाम आया। इन लोगों ने क्या किया उसके लिए सरकार, देखिए ये सब कहने की बात है। आज जो है हाथरस की बेटी को न्याय दिलाने का काम माननीय योगी सरकार कर रही है और मजबूती से करेगी। सीबीआई की जांच को देने का मतलब है कि सरकार निष्पक्ष है और निष्पक्षता से जांच कराना चाहती है। उमाशंकर पांडे जी, क्या मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? उमाशंकर जी, अश्विनी जी जो कह रहे हैं उसका जवाब दीजिए। देखिए काजोल जी, एक बात समझिए, मेरी बात रह गई थी। देखिए सरकार ने सबसे पहले एसआईटी जांच की बात की। एसआईटी जांच असल में शेमफुल इन्वेस्टिंग टीम है जो शर्मनाक तरीके से सत्ता के इशारे पर घुघरुओं की तरह बजने लगती है। कौन लोग हैं एसआईटी में? ये एक आईएएस और आईपीएस की जांच करेंगे, इतना ये कर पाएंगे? दूसरी बात, सीबीआई जांच भी कई बार उत्तर प्रदेश के विभिन्न मामलों में दिए गए। एसआईटी तो सैकड़ों एसआईटी पिछले 3.5 सालों में बनी है काजोल जी, और एक का भी रिजल्ट नहीं आया। आप याद करिए, देवरिया सेंटर होम के मामले में एसआईटी बनती थी, कोई पकड़ा गया क्या? चंद छोटे मोटे अधिकारियों को सस्पेंड करके उस मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। शाहजहांपुर के मामले में एसआईटी बना, क्या हुआ? चिन्मयानंद जी मसाज वाले बाबा खुलेआम बाहर टहल रहे हैं। अब सीबीआई संस्कृति, सीबीआई असल में अमित शाह एजेंसी है, अमित शाह जांच एजेंसी है, और एक नई प्रथा शुरू की है योगी जी की सरकार ने, वो द्रुतगामी हेलीकॉप्टर जांच समिति बनाई है। रेणुका कुमार जी अपर मुख्य सचिव गई थी देवरिया सेंटर होम के मामले में और 2 घंटे में जांच करके चली आई थी। कल डीजीपी और अपर मुख्य सचिव गए थे हेलीकॉप्टर पे, और आपने देखा कैसे 1.5-2 घंटे में जांच करके चले आए। तो ये खेल खेलने की प्रक्रिया बंद करें। पीड़ित परिवार को अगर न्याय देना है तो पीड़ित परिवार ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट एक लाइन में जवाब अश्विनी जी लौटूंगी आपके पास। उमाशंकर जी अपना सेंटेंस कंप्लीट कर लें उसके बाद। सरकार की मंशा अगर साफ है तो सरकार सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में जांच क्यों नहीं सौंप देती है? लेकिन सरकार की मंशा साफ नहीं। आप देखिए काजोल जी, बताइए कि जो डीएम परिवार को धमका रहा है, जो तरह तरह से परिवार के मनोबल को तोड़ने की कोशिश कर रहा है, उन्होंने उस डीएम को क्यों नहीं हटाया? उस डीएम को सस्पेंड क्यों नहीं किया गया? ये बता दें। मैं कह रहा हूं, मेरी परिवार की तरफ से एक डिमांड है कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच कराने का आदेश अगर नैतिकता है तो योगी जी दे। एक बात, दूसरी बात, डीएम और बिल्कुल अश्विनी जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे, बोलिए।
टोटल कॉल रिकॉर्ड सार्वजनिक किया जाए। डीएम और एसपी ने 14 सितंबर से लेकर आज तक उन्होंने किस से बात की है? ठीक है, ठीक है, डीजीपी से बात की है? ठीक है, बिल्कुल लौटूंगी आपके पास। अश्विनी जी, आप बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। मुख्यमंत्री से बात काजोल जी, मैं भाई उमाशंकर जी को ये बताना चाहूंगा, ये लोग उस दल के लोग हैं कि अभी निर्भया कांड सबको याद होगा, जब गुनाहगारों को फांसी हो गई काजोल जी, तो एक संस्था है एमनेस्टी इंटरनेशनल, उसने कहा था कि ये अमानवीय हुआ, फांसी देना अमानवीय हुआ। उसका समर्थन कांग्रेसी लोगों ने किया था, कांग्रेसी नेताओं ने उसका समर्थन किया था। ये उस दल के नेता हैं, मैं इनको बताना चाहूंगा। रहा लाठीचार्ज की बात, लाठीचार्ज में बता रहा हूँ 2015 में पातालपुरी बनारस में है, महंत जो है बालक दास गदौलिया पर उन लोग केवल मूर्ति विसर्जन करने जा रहे थे, पुलिस ने उनको लाठियों से मारकर तोड़ दिया। उसके बाद आइए रामपुर तिराहा कांड, आप लोगों को याद होगा, जो मुलायम सिंह यादव ने बलात्कारियों का बचाव किया और कोर्ट में हलफनामा देकर काजोल जी मुलायम सिंह जी ने बचाव किया। और आज क्या हो रहा है, आज माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने सबको संदेश दिया, ट्विटर पर लिख कर दिया कि कोई भी गुनाहगार कहाँ से भी हो वो बचने नहीं पाएगा, जो भी दोषी पाया जाएगा उसके साथ बहुत मजबूत जो है। बिल्कुल अश्विनी जी, मेरे पास समय की कमी है, एक आखिरी कमेंट आप सभी से मैं लेना चाहूंगी। उमाशंकर जी, क्या कहेंगे इस पूरे मामले पर आप? देखिए, अभी इस सीबीआई जांच से भी पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिलने वाला है। डीएम को बचाया जा रहा है। राहुल जी जांच करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। राहुल जी करें, सबके कॉल रिकॉर्ड, सबकी वार्तालाप सार्वजनिक किए जाए और सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज के नेतृत्व में इस केस की जांच की जानी चाहिए, तभी उस पीड़ित परिवार को न्याय मिल पाएगा। रोली तिवारी जी, आप बोलिए। देखिए, जिस तरीके से इस परिवार के साथ अत्याचार किया गया, पहले 7 दिन तक उनकी रिपोर्ट नहीं लिखी गई, उसके बाद माँ वो लोग इलाज के लिए परेशान रहे। इतनी छोटे लगने के बाद जो उसको इलाज एम्स का मिलना चाहिए वो नहीं मिला। सफदरजंग में भी उसको अंतिम समय में शिफ्ट किया गया और उसके पास जिस दरिंदगी से, जिस डिस्चार्ज। चलिए रोली जी, मेरे पास समय की बहुत कमी है, एक आखिरी कमेंट में अयूब अली जी से लेना चाहूंगी। अयूब अली जी, किस तरह से आप इस पूरे मामले को देख रहे हैं आप आगे? मैं मैडम ये कह रहा हूँ कि कानपुर के दुबे वाले मामले में गाड़ी पलट दी, एक बदमाश दूसरा फिरोज था, उसके मामले में गाड़ी पलट दी। अगर योगी जी की पुलिस हाथरस पीड़ितों के मामले में भी गाड़ी पलट दे तो हम समझेंगे, क्योंकि योगी जी की सरकार जो है वो गाड़ी पलटने में एक्सपर्ट है। अगर इनकी भी गाड़ी पलट जाए तो हम समझेंगे कि हाँ इंसाफ हो रहा है, वरना योगी जी पार्टी हुई है उसको सीधा करिए। अयूब जी, आज जो पार्टी पलटी उसको सीधा करिए, गाड़ी पलटने पर मत जाइए। नहीं, गाड़ी पलटने में एक्सपर्ट है ना आपकी पुलिस। मैंने पार्टी आपकी पलटी हुई है, मेरे पास समय की कमी है। आप सभी का बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए, आप सभी मेरे साथ बने, आप सभी का बहुत शुक्रिया। तो बेटी के दर पर लगातार सियासत गरमाती हुई नजर आ रही है। भारी संख्या में तमाम विपक्षी दल के जो कार्यकर्ता है वो पहुंचे हुए हाथरस, लेकिन पुलिस से नोकझोंक हुई है, जमकर लाठीचार्ज भी हुआ है। सत्ता पक्ष की तरफ से लगातार कोशिश की जा रही है कि आगे जल्द से जल्द बेटी को इंसाफ मिल सके, क्योंकि पहले एसआईटी का गठन हुआ, उसके बाद अब सीबीआई जांच होगी। उम्मीद है कि जल्द ही हाथरस की बेटी को इंसाफ मिल पाए।